हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th और क्लास 11th में इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। हमने क्लास 11th में सबसे पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ा था, है ना। उसके बाद जो है परमाणु के मूल कण क्या होते थे, परमाणु के हमने डिस्कस किया था कि परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो तीन तरह से होते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, इसकी खोज किसने की है। इसके साथ साथ पढ़ा था इस पर आवेश क्या है, द्रव्यमान क्या है, इन चीज़ों को जो है हमने पढ़ा था। मैंने उसी में आपको केजी से ग्राम में और ग्राम से केजी में जो है कन्वर्जेशंस भी सिखाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोटॉन धनावेशित कण है, इस पर आवेश 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। द्रव्यमान की बात की थी तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। खोज करता है इसकी गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन बहुत सारी बुक्स जो है इसको रदरफोर्ड भी कहती है। साथ साथ न्यूट्रॉन की बात करी थी तो न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होता है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। 1.67 × 10⁻⁻27 जो है ग्राम जो है kg के आसपास जो है इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में इक्वल ही जो है आवेश होता है। फिर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दी थी, ईट पगनाच, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी कोड ट से थॉमसन, है ना। पग प से प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, नाच न्यूट्रॉन और चैडविक जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, ताकि आप कभी भी नहीं भूल सकते। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होते हैं, है ना। फिर परमाणु क्रमांक क्या होते हैं साथियों, परमाणु क्रमांक ये होते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित उसके प्रोटॉनों की संख्या, है ना। अगर उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो उसके परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। फिर बात की थी परमाणु द्रव्यमान, तो मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा जो है वेट नहीं होता है। मैंने बताया भी था कि 0.0001 ऐसे एक एग्जांपल्स के बहाने जो है हमने उसका डिस्कशन भी किया था। लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और एनसीईआरटी से बहुत बार परमाणु संख्या भी लिखती है, तो द्रव्यमान संख्या भी लिखती है, तो आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। अगर आपसे द्रव्यमान संख्या की बात भी करते हैं तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक के बाद से पहले मैं एक पूरा डिस्कशन से बताता हूँ साथियों। ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन की पूरी बातें अगर की जाए तो मैं सबसे पहले एक टुकड़ा लेता हूँ। आपने क्लास 9th में पढ़ा था हमारे चारों ओर पदार्थ, जो वस्तु स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो जो हमारा पदार्थ होता है उसके एक छोटे से अगर टुकड़े को मैं काटूं तो वो बनता है अणु। अब ये जो अणु होता है साथियों, ये कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। किससे बना होता है, कई सारे परमाणुओं से। जब हम परमाणुओं का फिर अध्ययन किया हमने और परमाणुओं को खोजा तो किस तरह से पाया गया कि रदरफोर्ड ने इसकी खोज करी थी। किस तरह से की थी कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक पन्नी ली। किसकी पन्नी ली थी, वो ली थी गोल्ड की, इसकी सोने की एक झिल्ली ली। आपने मिठाइयों पर एक बर्फ देखा, मिठाइयों पर बर्फ की भांति एक पन्नी ली, और ये जो पन्नी है इस पर अल्फा कण, इनकी बौछार की, उन्होंने अल्फा कण की बौछार की। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि यार जो कुछ अल्फा कण जो मेरे थे जो सीधे गए और सीधे वापस उसी दिशा में आ गए। कुछ कण मैंने ऐसा पाया कि गए लेकिन तिरछी दिशा में भगे। कुछ कण मैंने ऐसा पाया कि वो गए और सीधा सामने निकल गए। तो उन्होंने इस कंक्लूजन से ये निकाला कि जो ये नाभिक है परमाणु का, इसके बीच में तो कोई दृढ़ चीज है कि उससे टकराने के बाद मुझे रिटर्न आना पड़ा, लेकिन उसके बाद हल्का सा जो है कुछ खोखली जगह भी है, और उस जगह में कोई चीज ऐसी घूम रही है कि मैं अल्फा कण डालता हूं तो वो जहां चीज मिलती है वहां से उसको बाहर फेंक देती है। और उन्होंने पाया कि इनके बीच में कुछ जगह भी है जहां से कि मेरे अल्फा कण बाहर निकल सकते हैं। तो उस तत्वाधान से एक खोज हुई और उससे परमाणु का जो है ढांचा, परमाणु का स्ट्रक्चर, हम कह सकते हैं परमाणु के बारे में हमें सारी जानकारी मिली।
कैसे मिली कि साथियों परमाणु जो होता है उस परमाणु का, जैसे आपके शरीर में आपका पेट है, इसी तरह से उसका एक नाभिक होता है। अब ये जो परमाणु का नाभिक होता है ये बिल्कुल क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है, बिल्कुल ठोस होता है। अगर आपसे कोई बात करे कि इस परमाणु के नाभिक में ये क्या है, नाभिक है, और नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तो नाभिक में दो चीजें पाई जाती है। एक पाया जाता है प्रोटॉन, एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारा क्या रहता है, धनावेशित कण रहता है, मैंने पॉजिटिव लिख दिया। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मैंने 0 लिख दिया, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो परमाणु का नाभिक होता है, इसके चारों ओर कुछ कक्षाएं रहती हैं। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यू चक्कर लगाते हैं। कौन प्रोसेस है जो चक्कर लगा रही, तो उन्होंने कहा कि ये जो चक्कर लगाने वाली चीज है, ये जो चक्कर लगाने वाली चीज है ये इलेक्ट्रॉन, जिस पर ऋणावेशित कण रहता है ना, ऋणावेशित कण रहता है। और ये क्या करता है, कभी यहां फिर उठकर यहां, फिर उठकर यहां, इस तरह से इन कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते, चक्कर लगाते हैं। अब इसके बाद अलग अलग संशोधन होते गए इन चीजों पर, और अलग अलग शोध हुए, और उनके द्वारा पता चला साथियों कि ये जो कक्षाएं रहती है, ये कक्षा जैसे कि ये है क्लास 10th। अब ये जो क्लास साथियों, जो क्लास 10th है, इसमें कितने स्टूडेंट रहना है वो जो है बोर्ड तय करेगा, और कितनी सब क्लास रहेगी, जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इसी तरह से इन कक्षाओं में भी आगे हम उन चीजों को पढ़ेंगे। तो कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि पहली कक्षा में जो केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर अगली जब कक्षा की हम बात करते हैं तो वो कौन सा नियम चलाते हैं, n+2 8, फिर 8, इस तरह से जो है इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो सब कक्षाएं होती है ये अलग अलग नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं S, P, D और F। अब फिर मैं आगे स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा कि इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस बात का डिस्कशन हम आगे करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब एक साथ बहुत सारी चीज क्लब कर लेंगे तो हम जो है क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मान लो एक ये है A, एक यहां पर है B, तो इन दोनों के चक्रण भी, अगर ये इधर घूमता है तो ये किधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा। इनके चक्रण भी अलग अलग रहेंगे। इस तरह से आगे नियम बहुत सारे हैं, हम उन पर बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु के बारे में ही है, क्योंकि इसका नाम भी परमाणु संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम शुरू करते हैं साथियों। यहां से आप लोगों के लिए जो है एक चीज है समस्थानिक और समभारिक। देखिए, मैं आप लोगों को एक सरल वे में हम जो है खोलेंगे। ये क्या लिखा, ये लिखा हमारा सम। मैं एक एक चीज बढ़ा रहा हूं, और ये स्थानिक। समस्थानिक शब्द 2 चीजों से बना है, सम और स्थानिक। स्थानिक शब्द जो बना है साथियों, वो शब्द किस चीज से बना है, वो शब्द बना है स्थान से। समझ रहे हो आप? तो हम समस्थानिक के बारे में क्या कह सकते हैं कि ऐसे परमाणु है ना, हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में कि ऐसे परमाणु जिनके स्थान सम हो। अब सम स्थान की बात आई तो अर्थात क्या होगा,
सम स्थान से मतलब एक ही स्थान वाले हो, लेकिन बाकी सारी चीजें उनमें अलग अलग हो। तो ऐसे कौन होंगे? जैसे कि मान लेता हूं मैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब पहले स्थान पर आता है। अगर मैं बात करता हूं हीलियम की, तो हीलियम दूसरे स्थान पर आता है। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम तीसरे नंबर पर आता है। मतलब परमाणु क्रमांक तो क्या होना चाहिए हमारे, हर हाल में जब स्थान एक ही स्थान पर लाना है तो परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हाँ, लेकिन साथ साथ क्या अलग होना चाहिए, सम स्थान सम है, लेकिन क्या होना चाहिए, परमाणु भार जो है क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ऐसी चीज को, इस तरह के फिनोमिना को, इस प्रकार के तत्वों को हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। अब इनमें क्या होगा साथियों, जैसे कि इस तरह के तत्वों में क्या होता है, समस्थानिक चीज में, इनमें क्या होता है कि बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी समान होती है, अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या भी समान होती है, लेकिन दूसरे उसी परमाणु के दूसरे, उसी तत्व के दूसरे परमाणु में न्यूट्रॉन कम ज्यादा होते रहते हैं, इसलिए उनके भार अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक की डेफिनेशंस अगर यहां से लिखना चाहते हैं हम तो क्या होगा, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु परमाणु भार जो है क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। सिंपल सी बात है। जब सम स्थान की बात आई है, स्थान समान होना चाहिए, स्थान एक ही होना चाहिए, तो वो क्या होंगे, वो एक ही तत्व के क्या होंगे, भिन्न भिन्न परमाणु होंगे। क्या होंगे, एक ही तत्व के क्या होंगे, भिन्न भिन्न परमाणु होंगे। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। किसे कहते हैं, समस्थानिक। इसमें पहले हमने समस्थानिक को समझा, समस्थानिक के कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। जैसे एक समस्थानिक का है यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक तो 92 है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, 235। 92 यूरेनियम 238 और है 92 यूरेनियम 234। ये यूरेनियम शायद आपने पढ़ा होगा कहीं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन पढ़ा था, उसमें यूरेनियम का होता। हमारा उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2 हाइड्रोजन का है साथियों। हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं, वो होते हैं H11, H12, H13। इनके अलग अलग नाम भी हैं, तो क्या क्या है, ये होता हमारा प्रोटियम, दूसरा होता हमारा ड्यूटेरियम, ये होता हमारा ट्रिटियम। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें देखें तो पीडीटी इनका नाम होता है। तो ये सारे क्या है हमारे, ये है हमारे
समस्थानिक। क्या है ये? अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम करेंगे अब समभारिक। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता आइसोबार्स। बार्स किसके लिए यूज किया जाता है? वो किया जाता है भार के लिए, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले में तोड़ा था, पूरा ऐसा कैसा तोड़ने का प्रयास करते हैं। सम भारी, सम अर्थात समान, भारिक शब्द बना है भार से, और भार किसको कहा था? मैंने कहा था परमाणु भार। जब मैंने द्रव्यमान संख्या पढ़ाया था, जब कहा था परमाणु भार, तो समान होना चाहिए तत्वों में। क्या समान होना चाहिए? परमाणु भार। अब परमाणु भार किस स्थिति में समान होंगे? या तो उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं। जब परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, जैसे कि मैं उदाहरण ले लेता हूं, है ना, जैसे कि परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं, तो जैसे कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरान इस तरह से 5, है ना। तो इस तरह से साथियों क्या होगा? एक स्थिति होगी कि इसके परमाणु क्रमांक अलग अलग है, मतलब तत्व भी क्या होंगे हमारे। तो इसकी डेफिनेशंस अगर बनाना चाहें तो भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु, जिनके परमाणु भार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, है ना। तो हम ऐसी स्थिति में उन्हें क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। डेफिनेशंस लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? विभिन्न तत्वों के विभिन्न परमाणु, जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, परंतु परमाणु भार, या इसे क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान, या इसे एनसीईआरटी एक चीज और लिखती है, वो लिखती है द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो। उसे क्या कहेंगे हम? समभारिक कहते हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एग्जाम्पल्स में क्या होगा साथियों? कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक तो 6 है लेकिन परमाणु भार 14 होता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा? इसका परमाणु क्रमांक तो 7 होगा लेकिन परमाणु भार कितना होगा? 14 होगा। मैंने कहा था उस दिन, जैसे ये सिंबल मैंने दिया किसी भी तत्व का, अगर इसके पेयर में यहां जो चीज आती है वो ए से डिनोटेड होती, यानी परमाणु क्रमांक, और जो यहां चीज रहती है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु भार। ठीक है, ओके। यहां से आपको समभारिक और समस्थानिक क्लियर हो चुके हैं। तो हम इन दोनों में एक डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। डिफरेंस पढ़ेंगे सबसे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशंस लिखाई थी कि इनकी प्रोसेस में क्या होता है। ये एक ही तत्व, ये क्या होते हैं? ये एक ही तत्व ये एक ही तत्व के क्या होते हैं? भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? समान होते हैं, किंतु परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसे चीज क्या कहलाई? समस्थानिक। यहां पर तत्व भी भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु, है ना,
जिनके परमाणुओं का भार तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे, समभारिक कहलाएंगे। अब ऐसी स्थिति में बात की जाए इनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो समान हो सकते हैं, लेकिन बड़ा क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कम ज्यादा होंगे। अब इनमें क्या होगा, इनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भी और साथ साथ न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों अलग हो सकती है। जरूरी नहीं कि प्रोटॉनों की संख्या भी वही रहे और न्यूट्रॉनों की भी रहे। इनके आयनिक जो गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, समान होते हैं, और इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नॉर्मल सी बात है, जैसे यूरेनियम है तो यूरेनियम के सारे जो समस्थानिक है उनके कैसे गुण होंगे, एक जैसे। अगर यहां पर बात की जाए तो कार्बन लिया था, दूसरा उदाहरण लिया था नाइट्रोजन। कार्बन अलग गैस होती है, नाइट्रोजन अलग गैस होती है, तो नॉर्मल बात हम कह सकते हैं कि इनके गुण भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। जब तत्व ही अलग है तो गुण क्यों नहीं भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनों की, तो इनका जो बाह्यतम कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्योंकि जिस तरह से हाइड्रोजन 1 1 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ही रहता। लेकिन जब बात की जाती है किसकी, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती, अलग अलग होगी, क्योंकि कार्बन 6 और नाइट्रोजन क्या है 7, तो इसके बाह्यतम कोश में अलग होंगे, इसके बाह्यतम कोश में अलग होंगे। नॉर्मल सी बात है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग ही होंगी, क्योंकि हम कह सकते हैं नहीं, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड होता है। ये तो इनके आयन अगर ये n+ हो जाए तब जाके इसमें 6 होते हैं, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ना उदासीन कणों की, तो उदासीन कणों की स्थिति में क्या होंगे, इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। यहां से समस्थानिक समभारिक जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं रहा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट चीज पर, है ना। ये एनोड किरणें और कैथोड किरणें जो होती है, इनके जो प्रयोग किनने किए थे, इनके प्रयोग जो है हमारे एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, उन्होंने किए थे। गोल्डस्टीन ने कब ये प्रयोग किए थे, ये किए थे 1886 में। गोल्डस्टीन नामक एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, इनके प्रयोग किए थे, है ना। इनके प्रयोग ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल ही है अपने सिलेबस में, इसलिए नॉर्मल चीजें ही पढ़ते हैं। गोल्डस्टीन ने, ध्यान रखिएगा, सन 1886 में पुक्स नली में छिद्रित कैथोड लगाकर न्यूनतम दाब, कितने दाब पर, बहुत कम दाब पर, अर्थात दाब क्या करा, नीचे करा, में विद्युत विसर्जन करने पर पाया गया कि कैथोड किरणें निकलने के कुछ समय बाद क्या निकलती है, एनोड से अदृश्य किरणें निकलकर छिद्रित कैथोड की ओर गमन करती है। इन किरणों को एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैथोड किरणें या एनोल किरणें कहा जाता है। ये किस तरह से, इस डिवाइस का अगर हम केवल डायग्राम ही समझते हैं साथियों, इस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने जो है बैटरी लगा दी, है ना। ये इस तरह का बैटरी का सिंबल होता है, इस तरह से ये हमने लगा दिया। क्या है ये है प्लस, और प्लस को कहते हैं एनोड, ठीक है। इसी तरह से यहां पर ये लगा दिया मैंने कैथोड, कैथोड को क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं, और ये पूरी एक नली में बंद कर दिया, ये इस तरह से। और इस नली में बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पर और दाब इस नली के अंदर बहुत कम रखा जाता है। तब उन्होंने पाया गया कि जब इसमें विद्युत प्रवाहित की, है ना, तो कैथोड किरणें जब निकल जाती है उसके थोड़ी देर बाद क्या है, कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर एक किरणें गमन करती है, अर्थात एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जाती है, और वो किरणें क्या कहलाती है, एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहलाती हैं।
इनके गुण आते हैं तो इनके गुण की बात करते हैं। तो ये कैसी रेखा में गमन करती है, ध्यान रखिएगा, ये एक सरल रेखा में गमन करती है, क्योंकि यहाँ से अगर ये निकलेगी तो इस तरह से डायरेक्टली निकलेगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे मुड़ के जो है यहाँ आती है। ठीक है, साथ साथ एनोड किरणें के मार्ग में यदि विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो ऋण आवेशित की ओर मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ धन आवेशित से निकलती है, ऋण आवेशित से पर जाती है। अगर इन किरणों को बीच में ही कहीं ऋण आवेशित मिल जाएगा तो कहाँ चली जाएगी? उसके पास, क्योंकि उनको ऋण पर जाना है, जहां भी ऋण आवेशित मिल जाएगा वहां वो चली जाएगी। ठीक है, अगर बीच में मिलता है। एनोड किरणें अपने पथ में रखे हुए पैडल चक्र में यांत्रिक गति उत्पन्न करती है, क्योंकि ये जो पैडल चक्र है इसमें किसी भी प्रकार की यांत्रिक गति उत्पन्न करती है, तभी हमें पता चलता है कि यहां से कोई किरणें गुजर रही है ना। साथ साथ विसर्जन नली में अलग अलग गैस ली जाए तो प्रत्येक दशा में प्राप्त एनोड कणों की सहित अलग अलग होगी। ये जो नली होती है हमारी, इस नली में अगर जिस गैस का यूज करेंगे उसके हिसाब से एनोड किरणें होगी, वो क्या होगी? अलग अलग होगी। अर्थात इस जो पाइप में जो गैस होगी उसके हिसाब से ही एनोड किरणें जो है वो हम डिक्टेट कर सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। क्या क्या गुण पढ़े थे हमने? सरल रेखा में गति कर रही, लाजमी बात है कि वो धनावेशित से ऋणावेशित तरफ जा रही है। अगर बीच में उसको ऋणावेशित मिल गया तो वहीं चली जाएगी। अगर सिंपल सी बात है, यहां पानी रखा हुआ है, यहां आप खड़े हो, ठीक है, आपको पानी पीने जाना है, लेकिन यहां पर भी पानी रखा हुआ है, आप इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो क्या आप यहां पानी पीने जाओगे क्या? जब रास्ते में ऑलरेडी यहां पर पानी है तो आप क्या करोगे? रास्ते में ही पानी पी लोगे। इसी तरह से एनोड किरणें यहां से चलती है, ऋण आवेशित पर जाना है, उसको जहां भी रास्ते में ऋण आवेशित मिल जाता है वो वहीं चली जाती है। अब ये पेडल चक्र में यांत्रिक गति उत्पन्न करती है, क्योंकि निकलेगी तो लाजमी सी बात है यांत्रिक गति उत्पन्न करेगी। साथ साथ अगर इस वैक्यूम में अलग अलग गैस डालेंगे तो उसकी संहिता भी अलग अलग होगी। अब साथियों दूसरी किरणें, कैथोड किरणें, इनके गुण के बारे में करते हैं। तो ये भी प्रकाश के वेग से सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है। ध्यान रखिएगा, ये इनका वेग क्या है? इनका वेग प्रकाश के वेग के समान है। अगर आपसे कोई पूछता है कि किस वेग से गति करती है तो हम क्या कहेंगे? प्रकाश के वेग से सरल रेखा में जो है गति करती है। तो सिंपल सी बात है, एनोड किरणें ऋण आवेशित पर जा रही थी, कैथोड किरणें कहां जाएगी? धन आवेशित पर। अगर इनके मार्ग में कोई विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो ये कहां जाएगी? धन आवेशित क्षेत्र की ओर क्या होगी? विक्षेपित हो जाएगी, चली जाएगी। इनके मार्ग में हल्का पेडल चक्र भी रख दिया जाए तो वह क्या होगा? घूमने लग जाएगा, जिससे किरणों की उपस्थित तीव्र गतिज ऊर्जा वाले कणों के कारण होती है। कैथोड किरणें, एनोड किरणें होती हैं वो सिंपल नॉर्मल गति में रहती है, ये तेज गति में रहती है। तो इनसे अगर पेडल चक्र रखा जाए तो वो क्या होगा? पेडल चक्र आपने देखोगे ना, इस तरह से वो जो होते हैं, जैसे एकदम लाइट है, इधर उधर भगने लग जाते, इस तरह के चक्र होते हैं, उन्हें पेडल चक्र कहते हैं। ये किरणें गैसों को क्या कर देती है? आयनित कर देती है। क्या कर देती है? गैसों को ये आयनित कर देती है। ध्यान रखिएगा, ये गैसों को आयनित कर देती है। साथ ही साथ ये किरणों जैसे टंगस्टन के टकराव के कारण एक्स किरणें उत्पन्न करती है। अगर ये धातुओं से टकराती है तो क्या होगी? ये क्या कर देगी? एक्स किरणें उत्पन्न कर देती हैं। वे किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी साथ साथ प्रभावित कर देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैथोड किरणें, क्या कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है क्या? तो हम कहेंगे हां, करती है। ठीक है। साथ साथ अगर ये धातु जैसे टंगस्टन से टकराकर कौन सी किरणें? एक्स किरणें उत्पन्न कर देती है। यहां से कंप्लीट होता है कैथोड किरणों के गुण, है ना। अब साथियों पढ़ते हैं, आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, हम बार बार बात कर रहे थे, बार बार बात चल रही थी हमारी कैथोड पर और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर। हमारी बार बार बात चल रही थी
कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब यहां से हम जो है बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपको मैंने शुरू में जब मूल कण पढ़ाए थे, जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पर कितना द्रव्यमान होता है ना, साथ साथ इनका कितना भार होता है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी। यहां पर उनके इलेक्ट्रॉनों के गुण पढ़ लेते हैं हम। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनों के प्रमुख गुण लिखिए। सभी गैसों में ऋण आवेशित युक्त कण उपस्थित होते हैं जो विसर्जन नली में 10 की घात -4, मैंने कहा था ना दाब बहुत कम लगाना है, तो 10 की घात -4 वायुमंडलीय दाब पर गैस पर जो उच्च वोल्टता पर कैथोड से उत्पन्न होते हैं। अभी वो वैक्यूम्स बताया था आपको, उस पर क्या है, इसमें यहां पर क्या है, उच्च वोल्ट है और दाब भी क्या है, उच्च दाब। ये कहां से होती है? कैथोड से उत्पन्न होती है, अर्थात कहां से? ऋण आवेशित से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है? कैथोड से उत्पन्न होती है। और कैथोड क्या होता है हमारा? कैथोड होता है हमारा ऋण आवेशित, और ऋण आवेशित होती है, अर्थात ये खुद भी क्या होती है? ऋण आवेशित ही होता है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है? ऋण आवेशित है। अगर इसे हम दर्शाने की बात करते हैं, इसे किस तरह से दर्शाया जाता है? -E और 0 का सेंस ये कि इस पर जो है किसी भी तरह का भार नहीं है, भारहीन। माइनस अर्थात इसका साइन, जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसमें प्लस दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1837 भाग के बराबर होता है। मैंने द्रव्यमान इसका पढ़ाया था आपको ग्राम में और पढ़ाया था केजी में। तो अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग बताइए कितना होता है? 9.1 × 10⁻28 जो है पढ़ाया था मैंने ग्राम में, और अगर इसको -31 कर देता हूं तो ये हो जाएगा केजी में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने शुरू में पढ़ा था, क्या होता है? ये कहाँ पढ़े थे? ये पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ पढ़ा था। ये पढ़ा था, ये 9.1 × 10⁻31, ये उसका द्रव्यमान हो गया, उसका आवेश हो गया 1.67 × 10⁻18, क्या होगा? 10⁻18। क्या होगा? आवेश क्या होगा? 1.60 × 10⁻19 जो है कूलाम, इनके ऊपर क्या होगा? आवेश होगा। इसी तरह से जब हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए तो हम साथ साथ क्या पढ़ लेंगे? ये सवाल जो मैंने उस दिन करवाया था, प्रोटॉन, बोरान, बेरिलियम का लिया था, बेरिलियम का। तो इसमें मैंने ए, जेड और जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या डिफाइन की थी। ये सवाल भी आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटॉनों के लक्षण की, है ना साथियों। तो प्रोटॉनों के लक्षण के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। साथ साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस, है ना। काफ़ी डिटेल्स में अगले सेशंस में फिर से बात करने वाले हैं हम लोग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, स्टडी विद जीनियस पर क्लास 9th से 12th तक के सारे सब्जेक्ट जो है रेगुलरली चल रहे हैं। आप लोगों का केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट, फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट हो चुका है, साथ साथ मैथ्स और बायोलॉजी भी जल्द स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल।